गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ परियो मीना, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय दौसा, राजस्थान। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको ELB जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के जो इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है उसके सब्जेक्ट कोड EL 203 के बारे में के यूनिट नंबर 3 मेजरमेंट के बारे में बताया था। उसी श्रृंखला को आज आगे बताते हो हम जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के वेरियस टाइप को हम पढ़ रहे थे कि वो किस आधार पर कितने टाइप के होते थे उनको हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया था कल पिछली क्लास में कि यदि मेथडोलॉजी के ऊपर आधारित कि पिछली क्लास में मैंने आपको मेजरमेंट की डेफिनेशन बताई, उसके बाद मेजरमेंट के लिए क्या एसेंशियल कंडीशन होते हैं, इसके बाद ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये मेथडोलॉजी के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक इनडायरेक्ट मेथडोलॉजी के आधार पर, एक डायरेक्ट मेथडोलॉजी के आधार पर। तो इसमें इनडायरेक्ट वाला तो कंप्लीट हो गया था, डायरेक्ट वाला भी हमने कर लिया था, लेकिन ये डायरेक्ट वाला जो है वो डायरेक्ट वाला के जो आगे वाला है शायद मैंने यहाँ से आपको छोड़ दिया था, मोड ऑफ ऑपरेशन। तो आज की क्लास में हम मोड ऑफ ऑपरेशन है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पर आपके जो डायरेक्ट सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जिन्हें डायरेक्ट मेथड के आधार पर ये होते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन के आधार पर, एक तो होता है एनालॉग टाइप के इंस्ट्रूमेंट और दूसरा वाला होता है आपका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अब ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो जैसे कि आप जानते हो कोई भी सिग्नल यदि मैं सिग्नल को यदि एक्स और वाई एक्सिस की बात करूँ तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया और दिस इज आपका ये आपका एक्सिस एक्सिस हो गया। तो यदि मैं सिग्नल को टाइम के अकॉर्डिंग यदि वेरी करके देखूँ तो सिग्नल की वैल्यू विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसमें क्या होगा प्रत्येक टाइम इंस्टेंट पर सिग्नल की कुछ न कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, प्रत्येक मतलब प्रत्येक टाइम के अकॉर्डिंग सिग्नल की कुछ न कुछ वैल्यू होती है। तो इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इनको बोलते हैं अपन एनालॉग टाइप है इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो आउटपुट इज वेरीज कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम व्हाइल मेंटेनिंग कांस्टेंट रिलेशनशिप। ओके, अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट वो ये होते हैं कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में यदि मैं एक्स और वाई एक्सिस के बीच में यदि कर्व लूँ तो वो बेसिकली जैसे इस टाइम पे इसकी वैल्यू है, ये इस टाइम पे वैल्यू है, इस टाइम पे वैल्यू है, तो ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू रहती है और ये इसमें मतलब हर एक टाइम पर नहीं मिलती, जैसे 1 सेकंड पे मिलेगी, 1.5 सेकंड पे कुछ नहीं मिलेगी, उसके बाद 2 सेकंड में मिलेगी, 3 सेकंड पे मिलेगी, हो सकता है आपको 5 सेकंड में मिलेगी, हो सकता है 5 सेकंड के बाद में 10 सेकंड पे आप उसकी वैल्यू मिले, 10-15 सेकंड के बाद वैल्यू मिले, मतलब पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की बेस सिग्नल की कुछ न कुछ वैल्यू होती है, तो उनको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। तो इस मैंने बताया कि आपको, ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनके आउटपुट इज वेरीज कंटिन्यूसली विद रेस्पेक्ट टू टाइम व्हाइल मेंटेनिंग कांस्टेंट रिलेशनशिप। ये इसमें जो आउटपुट होता है वो कंटिन्यूसली वेरी करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कांस्टेंट रिलेशनशिप को रखते हुए। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ये क्या करते हैं, इसमें आउटपुट वेरी डिस्क्रिटली विद रेस्पेक्ट टू टाइम व्हाइल मेंटेनिंग कांस्टेंट रिलेशनशिप। इसमें जो आउटपुट होता है वो वेरी करता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन वो एक कांस्टेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करते हुए। ठीक है, तो शायद ये आपने पढ़े होंगे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल, तो वही बात मैंने आप बताई। तो ये इंस्ट्रूमेंट मतलब जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को, जो एनालॉग सिग्नल को मेजर करो वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, और जो डिजिटल सिग्नल को मेजर करो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, बस इसमें मोटी मोटी बात यही है। अब ये जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये भी आपने पिछली क्लास शायद पढ़ा दिया था, चलो मैं एक बार और बता देता हूँ। तो ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, एक होता है नल डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है कि उसमें जो पॉइंटर की वैल्यू होती है वो जीरो से मतलब इधर की साइड, जीरो से आगे की साइड वेरी करके ये पर्टिकुलर वैल्यू को बताता है कि इस पे 5 एम्पियर करंट जा रहा है, 10 एम्पियर करंट जा रहा है, 5 वोल्ट है या 10 वोल्ट है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट। इट इंडिकेट देयर एंड ऑफ मेजरमेंट विद डिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंटर अवे फ्रॉम द जीरो पोजीशन। तो ये क्या करते हैं, इनमें जो पावर कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है,
जबकि नल डिफ्लेक्शन होते हैं, नल डिफ्लेक्शन क्या करते हैं, बेसिकली इसमें पॉइंटर होता है वो जीरो की पोजीशन पाता है। यदि उसमें किसी प्रकार का कोई एरर है तो वो पॉइंटर कुछ वैल्यू दिखाएगा, यदि उसमें किसी प्रकार की कुछ बैलेंस है सर्किट तो वो नल डिफ्लेक्शन पा जाएगा। और ये जो होते हैं ये आपके ब्रिज में होते हैं, जैसे वेट स्टोन ब्रिज हो गया, और भी जो एसी ब्रिज होते हैं, डीसी ब्रिज होते हैं, तो वो आधार होते हैं नल डिफ्लेक्शन के आधार पर। और ये जो नल डिफ्लेक्शन वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये लेस पावर कंज्यूम करते हैं बजाय आपके डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट के। तो शायद आपके समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, जो ये डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट दो तीन प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ये इनको मैंने फ्लो चार्ट बना रखा है, समरी टाइप बना रखा है। ये इसको आप इसी तरीके से यदि याद करोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा और ज़्यादा आप इसमें एफिशिएंटली इसके जवाब दे पाओगे। तो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ये डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट आर थ्री टाइप्स है। वन इज इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, अनदर इज इंटीग्रेटिंग एंड उसके अदर इज रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इट गिव्स द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। तो ये क्या करता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट किसी भी वैल्यू जो इट गिव्स द, यह इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है पैरामीटर की, उसको ये आपका मेजर करके बताता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब उसकी तात्कालिक वैल्यू होती है, उसको ये बताता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे एमीटर हुआ, वोल्ट मीटर हुआ, वाट मीटर हुआ, जैसे पावर आप मेजर करते हो वाट मीटर से, तो वाट मीटर आपको बता देगा कि भाई इस वक्त इसमें पावर जा रही है आपकी 5 वाट जा रही है, 10 वाट जा रही है, 50 वाट जा रही है पर्टिकुलर टाइम स्टेप। ठीक है, जिस पावर में उसको चाह रहे हैं। और दूसरा होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ये ऐड वैल्यू करता है, सम ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट। तो ये एक बताता है जैसे आपके जो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिकली जो ताना बाना बना हुआ है, उसमें कितना पावर कंजम्पशन हुआ उसको यदि मैं मेजर करूंगा तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का आप एग्जांपल आपके घरों में देखते हो तो वो होता है कि एनर्जी मीटर, जो मीटर पर रीडिंग को वो ऐड करता रहता है कि इस महीने आपने 127 यूनिट कंज्यूम की, इस महीने आपने 75 यूनिट कंज्यूम करी, तो वो उसके इंक्रीमेंट वैल्यू को ऐड करते रहता है। जैसे 127 आपने इस महीने ऐड, मान लो पिछले महीने आपके मीटर में बिल आया, उसके आगे आएगा तो वो ऐड करके बताएगा 65, तो वो उसमें एक फाइनल रीडिंग और जो पिछली वाली रीडिंग है उन दोनों का डिफरेंस से आपको बिल बताता है कि आपका बिल का अमाउंट इतना बना। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज यूज्ड इनटू द एनर्जी मीटर। ओके, और फिर इसके बाद में क्या हुआ, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यू आपकी मतलब वैल्यू होती है उसको रिकॉर्ड करता रहता है। ठीक है, तो इट मेंटेन, तो ये क्या करता है, उसको बताता रहता है कि आपके द्वारा इतनी मतलब इस ये रिकॉर्ड करता है। तो रिकॉर्ड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई भी चीज़ जैसे अपन रिकॉर्ड करते हैं, जिस कैमरे के माध्यम से अपन ने रिकॉर्डिंग कर ली, तो वो भी एक तरीके से रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एक इंस्ट्रूमेंट ये होता है कि हम पीछे की वैल्यू को भी देख सकते हो, पास्ट वैल्यू को भी देख सकते हो कि हाँ कि अभी आपकी रिकॉर्डिंग हुई, रिकॉर्डिंग पे जाने पर के बाद में आप देख सकते हो कि आपका पीछे क्या हुआ, उससे पीछे क्या हुआ। जैसे घरों में सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, जैसे सीपी प्लस के कैमरे लगे हुए हैं, तो अब वो क्या करेंगे कि आप उसमें घर पे वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट आप लगा दिया, उसके बाद आप कहीं भाग चलेगी। अब आप चाहते हो कि आप अपने घर के आसपास क्या मतलब उस टाइम पे क्या हुआ बैक टाइम में देखना चाहें, तो वो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से आप देख सकते हो। तो मतलब ये एक तरीके से बात, ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट ये केवल ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको पास्ट वैल्यू को भी दिखा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने जो इंस्ट्रूमेंट है उनका जो क्लासिफिकेशन है और जो मेजरमेंट में वो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन बात यही है कि ये जो मैंने पढ़ाया है इसी को यदि इसी फॉर्मेट में आप याद करोगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे और ज़्यादा बेटर तरीके से आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, बस देख लेता हूँ मैं इसमें क्या है। तो इसमें यही बात होता है, ये मेजरमेंट इज द प्रोसेस, वो जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया। मेजरमेंट एक प्रोसेस होता है, इज कंपैरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड अननोन रिजल्टिंग इन द नोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द अननोन इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड। वही बात
ठीक है, कि मेजरमेंट एक प्रक्रिया होती है जिसके के लिए हम कंपेयर करते हैं किस किस के बीच में, एक स्टैंडर्ड के बीच में और अननोन के बीच में, और अननोन की वैल्यू आती है उसको हम स्टैंडर्ड की टर्म में लिखते हैं। इंस्ट्रूमेंट इज ए डिवाइस विच अलाउ अस टू मेक दिस कंपेरिजन। इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस होता है जो कि इस कंपेरिजन को करने के लिए काम आता है। इंस्ट्रूमेंट के लिए दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो मैंने बता दिया, एक तो ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन आपका लो होना चाहिए, द इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट अफेक्ट द एम्बिएंट कंडीशन, वो एम्बिएंट कंडीशन से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अब एक क्लासिफिकेशन कर रखा है ये मेथडोलॉजी के आधार पर, तो वो जो मैंने पिछली क्लास में फ्लो चार्ट में बनाया वही चीज़ में बताइए, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं और दूसरे वाले को डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आर दोज विच गिव देयर आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। कि ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उनके आउटपुट होता है वो फिजिकल कांस्टेंट के रूप में दिखाई देता है। द इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑफ देयर ऑपरेशन ऑन द इनडायरेक्ट मेथोडोलॉजी, ये इनडायरेक्ट मेथोडोलॉजी के आधार पर आधारित रहते हैं। ड्यू टू द लेस नंबर ऑफ द मूविंग मैकेनिकल पार्ट, इसमें मूविंग मैकेनिकल पार्ट कम होता है, इसलिए इनकी जो लोअर पावर कंजम्पशन ये क्या करते हैं, इनकी जो ऑपरेशनल पावर कंजम्पशन होती है वो लो होती है। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आर जनरली यूज्ड टू स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट इन कैलिब्रेटिंग लेबोरेटरी। ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट चूंकि ये लो पावर कंज्यूम करते हैं और इनमें लेस मूविंग मैकेनिकल पार्ट होते हैं और इनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, इसलिए ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनका जनरली आप उपयोग करते हो इनटू द लेबोरेटरी, ठीक है, लेबोरेटरी के अंदर आप इनको यूज करते हो। किसको? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को। शायद मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया था, इसको आप ऐड कर लेना उसमें कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं जनरली लेबोरेटरी के अंदर। ये तीनों चीज मैंने बताई थी, तीन एग्जांपल बताए थे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के। वन इज द टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, अनदर इज रेलिक करंट बैलेंस एंड थर्ड इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर। ओके, ये रट लेना है आपको, ये सीधा सीधा आपके क्वेश्चन आएगा बिल्कुल एग्जाम में कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के तीन एग्जांपल बताओ, ठीक, तो उसमें आपको याद रखना टीजी, आरसीबी एंड एई। ओके, अनदर इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको मेंशन पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, सेकंड इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें वही बात लिख रखी है कि दिस इंस्ट्रूमेंट गिव देयर आउटपुट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर अंडर मेजरमेंट। कि ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिनका जो आउटपुट होता है वो पैरामीटर, जिस पैरामीटर में हम मेजर करते हैं वही उसी फॉर्म में वो अपन को शो करता है, ठीक है। दीज ऑफ बेस्ड देयर ऑपरेशन ऑन द डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मेथोडोलॉजी के ऊपर पर है। इसमें क्या हुआ, लार्ज नंबर मूविंग मैकेनिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, पीसीबी सब चीज़ होते हैं, तो इनकी जो पावर कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है। और चूंकि इसमें ज़्यादा मूविंग मैकेनिकल पार्ट हो गए, इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो गए, तो इसकी वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट होंगे कौन से सेकंडरी इंस्ट्रूमेंट है, दैट आर लेस accurate and secondary instrument are generally used into the day to day measurement scheme in industry, ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको मोड ऑफ ऑपरेशन के ऊपर मैंने के आधार पर दो भागों में बांट दिया, एनालॉग और डिजिटल, जो मैंने बताया था फ्लो चार्ट में आज की क्लास में कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट आर दोज व्हिच आउटपुट वेरीज कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम although while maintaining constant relationship। अब ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हो गए, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट आर दोज व्हिच आउटपुट वेरी डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू टाइम में although while maintaining constant relationship। ये एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं, वन इज द डिफ्लेक्टिंग एंड अनदर इज नेट डिफ्लेक्टिंग। तो मैंने बता चुका हूँ ये सारी चीजें। डिफ्लेक्टिंग क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट आर दोज व्हिच इंडिकेट देयर एंड ऑफ द मेजरमेंट व्हिच डिफ्लेक्ट ऑफ ए पॉइंटर अवे फ्रॉम द जीरो पोजीशन, ठीक है। एट देयर इज ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ, अब इसमें ये जब जीरो पोजीशन से पॉइंटर आगे जाएगा, जैसे मान लो ये आपका पॉइंटर हुआ, तो पॉइंटर जैसे ही आगे जाएगा इधर की साइड जाएगा, इंडिकेट करने के लिए उसको जीरो से आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो जीरो है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, ठीक है, यहाँ पे दो हो गया, तो इसी तरीके से क्या का तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, तो ये क्या आगे की साइड जाएगा, तो ये आगे की साइड जाएगा अवे फ्रॉम द जीरो पोजीशन। तो इस पॉइंटर को हलाने के लिए, इस पॉइंटर को आगे ले जाने के लिए इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट आपके लिए फाइनाइट अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम करते हैं। तो एट देयर इज ए फाइन, तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि एट देयर इज ए फाइनाइट अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड, कि जैसे कि इनमें फाइनाइट अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम होती है। क्यों होती है? बिकॉज ड्यू टू द डिफ्लेक्शन ऑफ ए पॉइंटर अवे फ्रॉम द जीरो पोजीशन देयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका क्या नाम है, डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी जो एक्यूरेसी होती है, क्योंकि इनमें पावर कंजम्पशन होता है, और जब पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, थोड़ी एक्यूरेसी की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि उसमें मूविंग मैकेनिकल पार्ट दिख रहे हैं, सारी चीज़ें, तो इस वजह से, तो इसलिए ये बोला है ये रिलेटिवली लेस एक्यूरेट रहते हैं। मतलब रिलेटिवली लेस एक्यूरेट मतलब ये हुआ कि in comparison of the null deflection the deflecting instrument are less accurate,
ओके। एंड अनदर ये नल डिफ्लेक्शन, ये इसी का टाइप है। नल डिफ्लेक्शन क्या होते हैं? तो नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट आर दोज विच इंडिकेट देयर एंड ऑफ मेजरमेंट विद ए जीरो और नल डिफ्लेक्शन। कि नल डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट आर दोज विच इंडिकेट देयर एंड ऑफ मेजरमेंट विद ए जीरो और नल डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं नल डिफ्लेक्शन, वो एंड ऑफ मेजरमेंट के जीरो या नल डिफ्लेक्शन के माध्यम से, नल डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है, नल डिफ्लेक्शन के माध्यम से शो करते हैं। तो इनमें क्या हुआ कि नल पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पॉइंटर को वो जीरो पोजीशन पे लाएगा या नल पोजीशन पे लाएगा या बैलेंस कंडीशन पे लाएगा। तो ये बैलेंस कंडीशन पर लाने के लिए उसको क्या हुआ कि उसमें आपको एनर्जी के उसमें पावर कंजम्पशन कम हुआ। ठीक है, तो इसलिए इनकी एक्यूरेसी वो ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई और इसका थोड़ा डिटेल में ये सारे नोट्स हैं, तो इनको आप घर बैठ के आराम से नोट्स बनाना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।